नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम क्राइम से जुड़ी सच्ची घटनाएं कहानी के रूप में लाते रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए। आज की जो कहानी है वह बिहार प्रदेश के एक जिला है सारण। इसी सारण जिले में एक थाना है मसरक। बात कर रहा हूँ बिहार की राजधानी पटना से 80 किलोमीटर दूर एक गांव है गंडा मरी माता प्राथमिक विद्यालय। 16 जुलाई 2013 की मेनू के हिसाब से उस दिन चावल और आलू सोयाबीन की सब्जी तैयार होनी थी, और जैसे ही रसोइया ने यह काम करना शुरू किया तो उसके बाद फिर देखा कि रसोई के अंदर तेल ही नहीं है। सरसों का तेल खत्म हो गया है। वह सीधा हेडमास्टर के पास जाती है। हेडमास्टर मीना देवी और रसोइया पन्ना देवी सीधा पहुंच जाती हैं हेडमास्टर के पास और उनसे जाकर कहती हैं कि मैडम, सरसों का तेल खत्म हो रहा है, क्या तुम सरसों का तेल मंगा दोगे? तभी वह कहती हैं, परेशान क्यों होती हो, मेरे घर पर किसी बालक को भेज दो और वहां से एक जगह वो बताती हैं कि वहां पर तेल रखा है, वहां से तेल जाकर ले आओ। ठीक वैसा ही पन्ना देवी ने किया। किसी बच्चे से कहा कि मैडम के घर जाओ और वहां से तेल लेकर आ जाओ। जैसी जगह बताई गई थी वह बच्चा वहां पर जाता है और वहां से तेल उठाकर लेकर आता है। उसके बाद फिर सबसे पहले सोयाबीन की सिकाई होती है, उसके बाद सोयाबीन की सब्जी बनती है। जब कढ़ाई में तेल डाला जाता है तो तेल डालने के बाद पूरी कढ़ाई झाग से भर जाती है। इसके बाद मैडम दौड़ती हुई रसोइयाँ अपने हेडमास्टर के पास जाती हैं और जाकर कहती हैं कि मैडम, जो तेल आपने मंगवाया है उस तेल को कढ़ाई में डालने के बाद पूरी कढ़ाई में झाग ही झाग उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हेडमास्टर कहती हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, मैंने अपने हाथों से तेल खरीदा है, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तेल में कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। तुम जाकर अपने खाने पर ध्यान दो। अब रसोइया जाती है। रसोइये के 3 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। रसोइया जाती है, चावल बनाती है, सोयाबीन और आलू की सब्जी बनाती है, और बनाने के बाद फिर जब वक्त होता है तो उन बच्चों को वो खाना परोस देती है। और जब बच्चे उस खाने को खाने के लिए तैयार थे तब 1-2 बच्चों ने जब उस खाने को निवाला, अपने मुंह में अंदर लिया, तो मुंह में लेने के बाद बच्चे कहते हैं, इसमें तो कुछ अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है, और बच्चों ने उस खाने को छोड़ दिया। खाना खाने से इनकार कर दिया कि हमारा तो इसे खाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पर हेडमास्टर खड़ी थी जिसका नाम मीना देवी था। मीना देवी ने सब बच्चों को घुड़कते हुए डांटते हुए कहा कि तुम लोगों के दिमाग को कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुके हैं, इसीलिए चुपचाप बैठकर इस खाने को खा लो। अगर किसी ने भी खाना खाने से ऐतराज़ किया तो उसे बाद में मैं उसकी पिटाई लगाऊंगी। जब यह बात हेडमास्टर बोलती है उन बच्चों से, तो बच्चों की मजबूरी थी कि किसी मास्टर के सामने बच्चों की बिसात भी नहीं होती है बोलने की, और उन बच्चों से आराम से इत्मीनान से जितना जितना खाना जिसके हिस्से में आता है उतना उतना खाना बच्चे आराम से खा लेते हैं। उसके लगभग 30 मिनट बाद समय जब बीत जाता है तो कई बच्चे अपने पेट में दर्द होने की शिकायत करते हैं। कई बच्चों को उल्टी आने लगती है। अब पेट का दर्द और उल्टी आने लगती है तो हेडमास्टर तक बात पहुंचती है। वो कहते हैं कि जिन जिन बच्चों को ज़्यादा तबीयत खराब है, एक काम करो, वो अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि वैसे भी दोपहर का तो समय हो ही चुका है, अब ज़्यादा देर स्कूल खुलने वाला भी नहीं है, घर जाकर आराम करना। मैडम ने कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाकर उन बच्चों को कुछ इस तरह से बोल दिया कि बच्चे 2, 4, 5
बालक अपने घर चले जाते हैं। बाकी बच्चे विद्यालय के अंदर रुक जाते हैं। दरअसल इस विद्यालय के अंदर लगभग 89 बालकों का रजिस्ट्रेशन होता है। बाकी बच्चे विद्यालय के अंदर रुक जाते हैं। दरअसल इस विद्यालय के अंदर लगभग 89 बालकों का रजिस्ट्रेशन होता है। ये बच्चे कुछ तो चले जाते हैं, कुछ बच्चे यहीं रह जाते हैं। उनके पेट में लगातार दर्द होना शुरू हो जाता है। बच्चों को उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। लगभग 5 बच्चे अपने घर चले गए थे। कुछ देर के बाद खबर आती है कि पांचों के पांचों बच्चों की मौत हो चुकी है। और जब 5 बच्चों के मरने की खबर आती है तो विद्यालय में लोग आ जाते हैं। तो 3 बच्चे विद्यालय के अंदर मर जाते हैं। यानी कि महज आधे पौने घंटे के बाद खाना खाने के 3 बच्चों को उल्टियां शुरू होती हैं। और आधा घंटा और बीता हुआ था कि 8 बच्चे और मर जाते हैं। जैसे 8 बच्चे मरने की खबर फैलती है तो पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। न केवल गांव के बल्कि आसपास के इलाके में भी यह खबर फैल जाती है। धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चों के मरने की संख्या भी बढ़ने लगती है। अब कुल मिलाकर 16 बच्चे मर चुके थे। और इसके हिसाब से अगर बाकी की बात करें तो इनमें से कई ऐसे बच्चे थे जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। उन बच्चों की जितनी जल्दी हो सकता था गांव के डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। फिर नज़दीकी किसी CHC केंद्र या PHC केंद्र पर ले जाया गया, जहां स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को एडमिट कराया। लेकिन उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती चली जाती है। और जब तबीयत लगातार बिगड़ रही थी तो उन बच्चों को हर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया जाता है। सारे के सारे बच्चे जो गंभीर हालत में थे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उधर रसोइया की भी हालत बिगड़ने लगती है। रसोइया सहित सब बच्चों को पटना के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया जाता है। और कुछ ही घंटों में खबर फैल जाती है कि 23 बालकों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 बालकों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। साथ ही रसोइया की भी हालत ज़्यादा खराब है। रसोइया के 2 बच्चों की तो मौत हो चुकी थी। एक बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। अब इधर जो हेडमास्टर होती है वो और अपने जैसे ही उसे पता चलता है कि बच्चे लगातार मर रहे हैं। तो खाना खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से, इसकी क्या वजह थी यह कोई जानता नहीं था। वो सीधा अपने घर जाती है, अपने पति अर्जुन राय से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो, नहीं तो गांव के लोग और सबके सब लोग बहुत बुरी हालत कर देंगे। तभी एक बालक होता है आशीष। आशीष के पिता अखिलानंद आशीष उनका इकलौता बच्चा था, वो मर चुका था। इस खाना खाने के बाद अखिलानंद सीधे मसरक थाने में जाते हैं। वहां जाकर एक FIR दर्ज कराते हैं और FIR में नाम लिखवाते हैं मीना देवी का, जो हेडमास्टर होती है। साथ ही उसके पति अर्जुन राय, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। यह मामला न केवल उस जेल सारण में था बल्कि पूरे प्रदेश भर में फैल जाता है। पूरे देश की मीडिया में यह मामला बहुत तेजी के साथ हाईलाइट होने लगता है। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार इन बच्चों की मौत की वजह क्या है, क्या नहीं है। कुछ बच्चों का इलाज चल रहा था और कुछ बच्चे मर मर के वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। गांव के सब लोगों ने उन बच्चों को इकट्ठा किया और एक जगह स्कूल के ही प्रांगण में रख दिया। अगला दिन 17 जुलाई का आ जाता है। 17 जुलाई के बाद फिर कम से कम आसपास के 100 गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और इस घटना को लेकर लोगों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उबाल था। सबसे पहले जाकर थाने में जाकर लोग हंगामा करते हैं। थाने में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। वहां पर सरकारी वाहन, उनमें आग लगा देते हैं, प्राइवेट वाहन में।
उनमें भी आग लगा देते हैं, सड़क को जाम कर देते हैं। उसके बाद यहाँ तक भी नहीं थमती, वे रेल की पटरियों को भी जाम कर देते हैं। जगह जगह बिहार के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अगले दिन बड़ी संख्या में बच्चों ने खाना खाने से इनकार ही कर दिया। ना केवल उस जेल में बल्कि जहाँ जहाँ तक की खबर जाती है, बच्चों ने एक तरह से दहशत फैल जाती है कि आखिरकार करें तो क्या करें। पूरे गांव में रोआ पीटी मची हुई थी। इन बच्चों को लेकर रो रो कर चीख रहे थे लोग। कई बच्चे तो ऐसे थे जो अपने माँ बाप के इकलौते थे। कई बच्चे ऐसे थे जो एक दो थे, लेकिन बात चाहे इकलौते की हो, चाहे बात ज़्यादा की हो, लेकिन जिसका जाता है कि उसके जाने पैर न फटी बावाई, वो क्या जाने पीर पराई। जब जिसके बच्चे मर रहे थे उनकी हालत ज़्यादा खराब थी। मुख्यमंत्री ने यह आदेश किया कि मैं इस गांव को गोद भी ले लेता हूं। साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी का गठन किया जाता है और एसआईटी का गठन करने के बाद साथ ही यह ऐलान किया जाता है कि मृतकों के परिवार को 22 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही जिनका इलाज का मामला है उनका इलाज भी निःशुल्क कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जल्दबाजी में घोषणा तो कर दी थी, लेकिन इस बात को बताते हैं कि कई साल बीत चुके हैं। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी मीडिया रिपोर्ट कहती है कि मुख्यमंत्री कभी भी इस गांव के अंदर गए ही नहीं, कभी जाकर देखने की कोशिश नहीं की। शायद विकास के मामले में भी इस गांव में कोई ज़्यादा बदलाव भी नहीं हुआ। जब एसआईटी ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि जब रसोइया ने यह बताया था कि सरसों का तेल खत्म हो चुका है, यही बात मीना देवी तक पहुंचती है तो मीना देवी कहती है घर पर तेल रखा हुआ है। दरअसल वह बालक गलती से तेल न लाकर कीटनाशक पदार्थ ले आता है और कीटनाशक पदार्थ बिल्कुल ऐसा ही था जैसे क्या सरसों का तेल होता है। रसोइया ने इस बात का एहसास कराया था, लेकिन प्रधान अध्यापिका ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि रसोइया को पहले इग्नोर कर दिया। बाकी बच्चे जो बाद में खाना खाने से इनकार कर रहे थे, उन बच्चों को डराकर धमकाकर कहा कि तुम्हें ये खाना खाना ही है। किसी ने खाना खाने से इनकार किया तो उसको पिटाई होगी। बच्चों ने मजबूरी में खाना खाया। इसके बाद फिर जब एसआईटी की जांच होती है, एसआईटी की जांच के बाद इस महिला को 2-3 दिन के बाद 23 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही उस महिला यानी कि शिक्षिका के पति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस मामले की फिर अदालत में सुनवाई होती है। लगभग कई दिनों तक यह बताया जाता है कि 1 महीने से ज़्यादा उस रसोइया का और उन बाकी जो 25 बच्चे बचे थे उनका इलाज चलता रहता है। रसोइया के 2 बच्चे मर चुके थे, एक उनका बच्चा बाकी बचा हुआ था। वो बच्चे तो वापस आ जाते हैं। जो मरे हुए बच्चे थे उन बच्चों की उसी विद्यालय के अंदर कब्र बना दी जाती है, उन्हें वहीं दफना दिया जाता है। एक तरह से स्मारक बना दिया जाता है ताकि उनकी याद में हर साल उन्हें याद करके उनको श्रद्धांजलि दी जा सके। तो अब वक्त आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद 29 अगस्त 2016 को इस महिला को प्रधान अध्यापिका जो होती है उसको दोषी करार दे दिया जाता है और उसका जो पति होता है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। इस मामले में इसका कोई दोष नहीं था, जबकि बताया जाता है कि उन्होंने ही किसी चीनी मिल जो कि गोपालगंज में लगती है, उस गोपालगंज से ही चीनी मिल से वह कीटनाशक पदार्थ खरीद कर लेके आए थे। और ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट कहती है कि वह एक ऐसे बर्तन में, ऐसे डिब्बे में, ऐसे कंटेनर में रखा गया था जिस कंटेनर में बाद में सरसों का तेल का उपयोग किया जाने लगा था।
और वही सरसों का तेल फिर विद्यालय पहुंच जाता है, जिसकी वजह से यह हादसा हो जाता है। इस महिला को 17 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है, लेकिन 3 जुलाई 2017 को फिर हाई कोर्ट ने इस महिला की अपील करती है और हाई कोर्ट से इसको जमानत मिल जाती है। ऐसा बताया जाता है कि यह महिला फिर बाहर निकल आती है। अब यह फिलहाल ऐसे दावे कर रही है कि जैसे उसका कोई दोष ही नहीं था, और वह बार बार उच्च कोर्ट में जाकर यही अपील कर रही है कि जो भी हुआ है वह मेरी कोई गलती नहीं है, और अगर इसमें हेडमास्टर की गलती नहीं है तो फिर गलती किसकी है, यह साबित करने में भी दशकों बीत जाएंगे। लेकिन वो महिला आराम से अपने घर पर रहेगी या फिर विद्यालय में पढ़ाने जाएगी। लेकिन बच्चों के साथ जो हुआ, बच्चे जो मर गए, खत्म हो गए, उनके परिवार वालों को कभी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसी ही क्राइम की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप अपना ख्याल बनाए रखो। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।